हाँ जी, हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में और मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि इंडिया जिस तरीके से 46 पे ऑल आउट होके गई है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया बाउंस बैक कर लेगा। और उसी तरीके से हुआ, मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर इंडिया न्यूज़ीलैंड को लंच तक ऑल आउट कर लेता है और उसके बाद इंडिया वहाँ से जब बैटिंग करने आता है, तो इंडिया कम से कम 1.5 दिन या पूरे 2 दिन मतलब 5th डे पे भी लंच के पहले का सेशन मान लो वहां तक अगर इंडिया बैटिंग कर जाता है तो इंडिया विनिंग पोजीशन पे होगा क्योंकि 5th डे पे बॉल स्पिन होगी। आज जिस तरीके से ग्लेन फिलिप की बॉल स्पिन हो रही थी, अब यहाँ से स्पिन हमें देखने को मिलेगा, कल के दिन मिलेगा और कल लंच के बाद तो शायद काफी अच्छा खासा स्पिन देखने को मिले। तो अगर इंडिया यहाँ पे न्यूजीलैंड को 250 की लीड दे दे या फिर इंडिया 5th डे तक बैटिंग कर जाए किसी तरह और कम से कम अगर 200 की भी लीड देता है, वो भी एक दिन में बहुत ज्यादा होगा। अगर न्यूजीलैंड जीतने के लिए खेलेगा तो वहां से फिर चांसेस बन जाएंगे, न्यूजीलैंड जीत भी सकता है लेकिन गेम ऑन होगा इंडिया के लिए, और अगर सर्वाइवल के लिए जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड जीतने के लिए ही जाएगा, तो वहां से मैच बन जाएगा इंडिया के लिए, वहां से 10 विकेट लेना इंडिया के लिए काफी इजी होगा काइंड ऑफ, क्योंकि न्यूजीलैंड के कुछ बैटर्स है जो कि अच्छा खेल रहे या फिर जो इंडियन कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक तो डेविन कॉनवॉय, एक तो रचिन रविंद्र को आज हमने देख लिया कि रचिन रविंद्र किस तरीके से बैटिंग कर सकता है। इंडिया में उसने पहला अपना सेंचुरी मार दिया अवे कंडीशंस में। तो रचिन रविंद्र एक वो प्लेयर है जिससे हमें थोड़ा सा खतरा वाली वाली बात है। तो न्यूजीलैंड के पास अगर देखा जाए तो दो ही प्लेयर है। टॉम ब्लंडल भी अच्छा खेल सकता है लेकिन उससे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं होगी न्यूजीलैंड। तो ये 2-3 प्लेयर हैं जिन पे न्यूजीलैंड की टीम काफी ज्यादा डिपेंड करेगी। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आज के दिन की बात कर लेते हैं। आज जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, न्यूजीलैंड के 3 विकेट आउट थे, हमें 7 विकेट लेने थे और हमने ऑलमोस्ट 6 विकेट तक बहुत ढंग से बॉलिंग कराई। सबसे पहले सिराज ने आउट किया, फिर जसप्रीत बुमराह ने आउट किया, और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने सिराज को लास्ट बॉल पे गाइड किया था कि ये मुझे स्ट्राइक पे चाहिए बुमराह के ओवर पे, और उसके जस्ट नेक्स्ट ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से आउट किया था, ब्लंडल को किया था शायद से आउट, मुझे यही लगता है कि उनका जो न्यूजीलैंड का विकेट कीपर है उसको ही आउट किया था, तो टॉम ब्लंडल को आउट किया था, टॉम ब्लंडल ही नाम है। और जिस तरीके से ग्लेन फिलिप आउट हुआ और जिस तरीके से ये लोग रन बनाने जा रहे थे क्योंकि सर्वाइवल मोड पे ये थे नहीं, तो जिस तरीके से रन्स भी थोड़े लीक हुए, बट स्टिल हम एक बेटर पोजीशन पे थे। हम जहां पे न्यूजीलैंड को रोकना चाहते थे 200 के करीब या 220 या 250 के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं जाने देना चाहिए था, हम वहां पे न्यूजीलैंड को रोकना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से सऊदी ने आके बैटिंग कर दी और रचिन रविंद्र जिस तरीके से टिक गया, ये बंदा पहला 50 मारा था कुछ 88 बॉल पे और नेक्स्ट 50 मारता है कुछ 115 के स्ट्राइक रेट से मारा था, कुछ नेक्स्ट 40-45 बॉल पे नेक्स्ट 50 मारी थी इसने। तो जिस तरीके से रचिन रविंद्र खेल गया, और टिम साउदी तो हमारे लिए मतलब ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि आउट ऑफ द कोर्स आ गया, अदरवाइज टिम साउदी को वहां पे आउट कर देना चाहिए था। और आज का दिन काइंड ऑफ अनलकी रहा इंडिया के लिए। अगर लक की बात करें, दिन अच्छा गया इंडिया के हिसाब से, बट हम अनलकी रहे क्योंकि सऊदी का कैच एक ध्रुव जुरेल के पैड से लग के ऊपर जाके मतलब रोहित शर्मा के पीछे जाके गिरा था। वो कैच अगर उस मोमेंट पे हो जाता तो शायद मैच अलग होता। रचिन रविंद्र का एक डीआरएस नहीं लिया था, जो डीआरएस पहले लिए थे वो सही निकले नहीं, और जो सही डीआरएस था वो हमने लिया नहीं। तो डीआरएस पे भी काफी डिबेट कर सकते हैं कि हम अभी तक सही डीआरएस ले नहीं पा रहे। और एक ब्लंडर हुआ है कि रचिन रविंद्र का एक डीआरएस था जो कि रचिन रविंद्र ने लिया था, उस पे स्निक हुआ, स्निकोमीटर पे एक स्पाइक दिखा, लेकिन बॉल बैट को पास कर चुका था। ये टेक्निकल ग्लिच था या क्या था वो मुझे नहीं पता, बट एज एन अंपायर जब क्लियर रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फिर टेक्निकल ग्लिच लग रहा है, तो हम जो एक हॉटस्पॉट या हॉकाई बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, जिसपे वो थर्मल इमेज होता है जिसपे स्निक लगता है, वो बाबर आजम वाला जिसपे बाबर आजम के स्निक पे वो पाद निकली थी, वो वाला आपको अगर याद हो तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है और अगर बैट बॉल को लगी तो उसमें व्हाइट डॉट पड़ता है। तो वो अंपायर ने क्यों नहीं यूज किया वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां पे एक टेक्निकल ग्लिच तो हुआ था। अब लगा नहीं लगा वो एक डिबेटेबल चीज। फिर उसके बाद जब न्यूजीलैंड 402 पे ऑल आउट हुआ भी, तो वहां से जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई, इंडिया आज एक बेहतरीन टच पे दिख रहा था। अगर बैटिंग आसान न्यूजीलैंड के लिए हुई थी तो वो इंडिया के लिए भी हुई थी। और ठीक है, हम पहली इनिंग में 46 पे ऑल आउट हो गए, बट मैं आपको बोल के गया था घबराने की बात नहीं है, हम बाउंस बैक कर लेंगे, और बाउंस बैक हो भी गया। लेकिन यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से आउट हुए वो अनलकी बिल्कुल भी नहीं थे, वो एक बैड चॉइस था, वो शॉट वहां पे था ही नहीं, और ऊपर से बॉलर के बॉल
रिलीज करने से पहले यशस्वी जायसवाल स्टेप आउट कर चुके थे। तो जिस तरीके की स्टंपिंग हुई उसमें पूरी तरीके से यशस्वी जायसवाल की गलती थी। लेकिन रोहित शर्मा वाला जो डिसमिसल था वो इतना अनलकी रहा। बैट से डिफेंस करने के बाद भी बॉल टिप खा के और वो सीधा जाके स्टंप पे लगा और वो इतनी तेज गया कि उसको पैड से रोकने का टाइम भी नहीं था, जब तक रोहित शर्मा ने मुंडी मोड़ी है और वो जाके सीधा स्टंप को लग। बट यहां तक भी जो भी मैच चल रहा था सही था। उसके बाद आते विराट कोहली और सरफराज खान। अब ये दोनों आते हैं, अब इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप लगती है। पार्टनरशिप बेहतरीन लगती है। विराट कोहली के बारे में हर कोई बात कर रहा है। जिस तरीके से 70 रन बनाए हैं वो कमाल के बनाए हैं और इस साल में पहला हाफ सेंचुरी आया। तो फॉर्म में दिखे, अच्छे टच में दिखे, शॉट्स अच्छे लग रहे थे, बैट से बॉल अच्छा कनेक्ट हो रहा था, आवाज अच्छी आ रही थी बैट और बॉल के कनेक्शन की, और कंफर्टेबल लगे। टू बी ऑनेस्ट प्रॉपर कंफर्टेबल लगे और ऐसा लग रहा था कि अपने फॉर्म में अपने रिदम में आ चुके, उस तरीके से खेला। बट एंड में लास्ट ओवर में, अगर आप लोगों ने मैच देखा तो आप लोगों को पता है, लास्ट ओवर में, लास्ट ओवर की पहली बॉल पे विराट कोहली ने सरफराज खान के कॉल पे सिंगल लिया, जिस पे वो भागे ही नहीं, पैदल चल के सिंगल रन लिया। आज के दिन का लास्ट ओवर, पहली बॉल पे ही रन लिया, वो सिंगल था। उसके बाद विराट कोहली ने एक थर्ड मैन पे शॉट मारा और उस शॉट पे सचिन रविंद्र फील्डर थे, विराट कोहली ने डबल लिया और वो भी इतना क्लोज था कि अगर वो डायरेक्ट हिट होता या फिर स्टंप के पास होता तो चांस था कि रन आउट हो सकते थे। इतना टाइट कॉल था। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, दिन का लास्ट ओवर है और पहली ही बॉल पे इतने कैजुअली सिंगल रन लिया। पहली बात तो इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी और लास्ट बॉल पे फिर विराट कोहली आउट भी हो गए। अगर वहां पे डबल नहीं लिया होता तो शायद स्टोरी कुछ और होती और आज भी सरफराज और विराट कोहली दोनों नॉट आउट जाते। पिछले इनिंग में भी ये हुआ था कि ऋषभ पंत ने कुलदीप यादव को स्ट्राइक नहीं दी थी, नेक्स्ट बॉल पे ऋषभ पंत आउट हुए थे। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है कि वहां पे डबल क्या जरूरी था, क्योंकि नेसेसिटी नहीं, लास्ट ओवर था, खत्म होने वाला। सरफराज पे आने से पहले मैं एक और चीज पे बात करना चाहता हूँ जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है कि विराट कोहली को नंबर 3 पे क्यों भेजा, नंबर 4 पे क्यों नहीं भेजा, केएल राहुल को नंबर 6 पे क्यों भेजा, 3 पे क्यों नहीं भेजा। अब टू बी ऑनेस्ट सरफराज खान को शुभमन गिल की जगह पे लेके आए। हर किसी का डिबेट ये है कि सरफराज खान को 3 नंबर पे भेजना चाहिए था, विराट कोहली को 3 पे नहीं भेजना चाहिए था, 4 पे भेजना चाहिए था। अब देखो जिस तरीके का वो टाइम था, उस टाइम पे केएल राहुल की भी बैटिंग आ गई थी ना जल्दी। हमने टोटल तो 46 ही बनाए और ऐसा भी नहीं था कि किसी को बैटिंग मिलने में टाइम लगा। क्या पता केएल राहुल को 3 नंबर पे भेजते और केएल राहुल भी तब भी एक बॉल पे अगर आउट हो जाते, फिर विराट कोहली नेक्स्ट बॉल पे ही तो आने वाले थे, या फिर विराट कोहली आउट होके गए तो सरफराज खान ने कितना टाइम लगाया, 2 या 3 ही बॉल खेली है, सरफराज खान भी आउट होके चले गए, केएल राहुल आगे बैटिंग कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जो लोग भी इस चीज पे डिबेट कर रहे हैं कि नंबर 3 पे क्यों भेजा, 4 पे भेजना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, पूरी की पूरी टीम हमारी कोलैप्स हुई है। रोहित शर्मा ने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मेरी गलती है, मेरा मिस जजमेंट है। बट अगर बॉल सीम कर भी रही है, बॉल थोड़ी बहुत साइडवेज हरकत कर भी रही है, बाउंस ऊपर नीचे रह भी रहा है, पूरी टीम का कलेक्टिव इस तरीके से कोलैप्स होना, 5-0, उसमें केएल राहुल भी है, सरफराज खान भी है, विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा के 2 रन है, यशस्वी जायसवाल अच्छा खासा टाइम निकाल गए थे, 63 बॉल खेले थे, वहां पे 13 रन बना के खड़े थे और यशस्वी जायसवाल फर्स्ट इनिंग में अनलकी रहे। जो बॉले उनसे क्वेश्चंस कर रही थी या फिर जो बॉल वो नहीं खेल सकते थे, अनकंफर्टेबल थे, वो मिस होती चली गई और एक बॉल जो उनके रडार में थी, जो कि बैट से अच्छा कनेक्ट हुई थी, वो सीधे एजाज पटेल के हाथ में गई। तो यशस्वी जायसवाल तो अनलकी रहे थे फर्स्ट इनिंग में। लेकिन पॉइंट ये है कि किसी भी बैटर ने पिच के बीच में टाइम ही नहीं लगाया। क्या 6 नंबर, क्या 3 नंबर, हर किसी की बैटिंग 10 मिनट के अंदर आ गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि 3 नंबर पे भेज देते तो शायद कुछ और होता। अगर 3 नंबर पे भेज के केएल राहुल अगर 0 पे आउट हो जाते तब क्या बोलते कि अरे केएल राहुल के साथ फिर से गलत हो रहा है, केएल राहुल को एक पोजीशन पे क्यों नहीं खिलाते, एक पोजीशन पे खिलाओगे तो बेटर खेलेगा, फिर ये वाली डिबेट आती। अब ये डिबेट तो कभी भी खत्म नहीं होगी कि ऐसा किया होता तो वैसा होता। जब जिसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने परफॉर्म नहीं किया, सीधी सी बात ये है। 3 नंबर पे भेजो, 4 पे भेजो, 6 पे भेजो। और इंटरनेशनली हम बेस्ट टीम है, हमारे पास बेस्ट बैटर्स हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं। तो अगर बेस्ट प्लेयर होके इस तरीके से हम 46 पे बंडल हो रहे हैं तो ये कलेक्टिव कोलैप्स है, एक कलेक्टिव फेलियर है, जिसपे ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इसको वहां भेज देते तो ऐसा होता, इसको वहां भेज देते तो ऐसा होता। चलो 0 के बजाय 5 रन पे आउट हो जाते, फिर क्या बोल। तो ये जो डिबेट है ये तो एक्चुअली में मुझे तो नहीं समझ में आई। तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि ये कलेक्टिव फेलियर है, किसी को कहीं भी भेज देते, पूरी टीम इस तरीके से आउट हुई। एक सिर्फ हमारे डीएसपी साहब को छोड़ के जो कि नॉट आउट आए और चौका मार के आए।
तो अब बात कर लेते हैं सरफराज खान। अब ये सरफराज खान जिस तरीके से खेल रहा है, आज तो डेफिनेटली अच्छा खेला। जिस तरीके से विराट कोहली 6 रन बना के खड़े थे जब सरफराज खान की बैटिंग आई है, जब रोहित शर्मा आउट होके गए, और वहां से दोनों में से एग्रेसर सरफराज खान था। पिछले इनिंग में 0 पे आउट होने के बाद पहला ही चौका वो स्वीप मार के किया। वहां पे एलबीडब्ल्यू होने के भी चांसेस हो सकते थे, बट स्टिल एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो शॉट खेला। और उसके बाद जिस तरीके से इनिंग को पेस किया, जिस तरीके से ओरुकी को हैंडल किया, जिस तरीके से उसके बाउंसर्स पे छक्का मारा था, कमाल। और इस बंदे की बात लास्ट में मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आज के मैच में हर कोई रोहित शर्मा की तारीफ कर रहा है। यशस्वी जायसवाल भी जितनी देर खेला बहुत अच्छा खेला। विराट कोहली 70 रन बना के गए, इस साल में पहली 50 मारी है, अच्छे टच में दिखे, अच्छे फॉर्म में दिखे। हर कोई विराट कोहली की बात कर रहा है, बट मेरे लिए सरफराज खान बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बंदा टीम में अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहा है। इस पे पिछली इनिंग का भी प्रेशर था कि 0 पे आउट होके गया, शुभमन गिल के जगह पे खेलने आया और अपनी जगह टीम में बना नहीं पा रहा है। इस पे एक अलग प्रेशर है। टीम इंडिया एक अलग प्रेशर में है क्योंकि यहां से अगर अच्छा नहीं खेलते, हम अभी भी 125 से पीछे, 125 रन हमें अभी बनाने, उसके बाद हम लीड का सोच सकते। और अगर हम ढंग की लीड नहीं दे पाए तो मैच तो हम वहीं हार गए। तो कम से कम 200-250 का लीड देना है, बट अभी भी इंडिया को 125 रन बनाने। तो सरफराज खान पे तो बहुत प्रेशर, स्टिल उसने 70 रन बनाए, एक अच्छी पॉजिटिव इनिंग खेली है। और पिछले कई मैचेस से जब जब सरफराज खान को चांस मिला है, सरफराज खान ने 50 मारी है, फिर भी टीम में सरफराज खान की जगह नहीं। टेस्ट मैच में बिल्कुल भी उसकी जगह बन नहीं रही है। तो इस लिहाज से सरफराज खान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारी टीम में किस तरीके का प्लेयर, उसको जब जब चांस मिले, एक तो उसे चांस मिल नहीं रहे, अपनी जगह उसकी खुद की है नहीं, जब कोई अवेलेबल नहीं होता या फिर कोई इंजर्ड हो गया तब उसे खिलाया जा रहा है और वो तब आके भी परफॉर्म कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको जितने चांसेस मिले उसने परफॉर्म किया। डोमेस्टिक में भी डबल सेंचुरी मार के आ रहा है, ईरानी कप हो, रणजी में भी उसने अच्छा खेला था, दिलीप ट्रॉफी में भी उसने रन बनाए थे। जिस तरीके से सरफराज खान खेल रहा है, इससे ज्यादा कोई भी प्लेयर नहीं कर सकता। इसलिए सरफराज खान इतना स्पेशल प्लेयर बन जाता कि जिस बंदे को जहां पे परफॉर्म करना है, जितनी स्ट्रॉन्ग इनिंग्स देनी है, अपने नाम को रन से बैक करना है, वो सब चीजें कर रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेज हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो। तो इस बंदे को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए और होपफुली टीम में अगर इसकी जगह बन पाए, क्योंकि अभी ऋषभ पंत इंजर्ड हुए और अब ऋषभ पंत बैटिंग करने आएंगे नहीं आएंगे ये भी क्वेश्चन है, और नेक्स्ट टेस्ट मैच में वो अवेलेबल होंगे भी कि नहीं होंगे अभी ये भी क्लियर नहीं है। तो अगर केएल राहुल से अगर हम कीपिंग करवा लेते, सरफराज खान को एज अ बैटर हम टीम में रखते और शुभमन गिल अगर वापस आते तो शुभमन गिल को भी टीम में जगह देते तो टीम का बैलेंस बन जाएगा। बट अगर ध्रुव जुरेल को लाते और शुभमन गिल भी नेक्स्ट मैच के लिए अवेलेबल हो जाते और नेक्स्ट मैच में शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में अगर डाल देते, फिर सरफराज खान की जगह पता नहीं कैसे बनेगी। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, सरफराज खान किसकी जगह पे टीम में खेलने चाहिए, और अगर आपको लगता है कि टीम में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए ये भी बताना। तो लेट्स सी कल के दिन क्या होता है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल अगर इंडिया पूरा दिन, मैं तो ये चाहता हूं कि कल इंडिया पूरा दिन खेले और 5th डे का एक सेशन तो कम से कम खेले। तो जो हमारे कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि हम 2 दिन बैटिंग भी कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ करने के लिए तो नहीं, बट हाँ जीतने के लिए 2 दिन बैटिंग अगर कर सकते हैं तो कल का दिन पूरा और 5th डे का एक सेशन मिनिमम अगर ये इंडिया खेलता है तो इंडिया आराम से 250 से 300 का टारगेट दे सकता। और इंडिया के पास वो बैटिंग है, अभी सरफराज खान बैटिंग कर रहे हैं। यहां से सरफराज खान को छोड़ के मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज खान का 100 या 150 तो आना चाहिए। 100 तो मुझे डाउट ही नहीं है, बट मैं ऐसा हूं कि एटलीस्ट 150 बनाना चाहिए। सोच तो मेरी ये है कि सरफराज खान यहाँ पे भी डबल सेंचुरी मार दे और टीम में जगह बन जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। बट 200 नहीं भी तो कम से कम 150 तो सरफराज खान से आनी चाहिए। और उसके बाद केएल राहुल, जडेजा, अश्विन, इन तीनों से एक मेजर कंट्रीब्यूशन चाहिए, तब जाके इंडिया आराम से 250 या 300 का टारगेट दे पाएगा। तो लेट्स सी कल का दिन कैसा होता है। और आज के दिन में तो इंडिया ने जिस तरीके का कमबैक किया, ये टेस्ट मैच काफी इनक्रेडिबल हो जाएगा। अगर इंडिया न्यूजीलैंड को लीड दे पाता है 200 से ऊपर की, उसके बाद ये टेस्ट मैच काइंड ऑफ ऑन हो जाएगा। दोनों टीम अगर जीतने के लिए खेलती है तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा और रिजल्ट में न्यूजीलैंड भी ऑल आउट हो सकती, 150 या 180 पे आराम से ऑल आउट हो सकती है मैच, जिस तरीके से स्पिनिंग ट्रैक होगा। हमने पाकिस्तान में भी देखा कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, स्पिनिंग ट्रैक बनाया, वहां पे उनका एक बॉलर है साजिद खान और नोमान
अली, इन दोनों ने मिलके 20 विकेट लिए। पहली इनिंग में साजिद खान ने 7 विकेट लिए थे, नोमान अली ने 3 विकेट लिए थे। सेकंड इनिंग में नोमान अली ने 8 विकेट लिए। मैच मैंने नहीं देखा, लेकिन स्टिल स्कोर कार्ड जो मैंने देखा उस पे मैन ऑफ द मैच भी शायद साजिद खान को ही मिला, उसने रन्स भी बनाए थे। तो अच्छा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का कमबैक हुआ है, और ये जितने फेक किंग, ईगल, शाहीन द बेस्ट बॉलर, ये सारे निकले तो पाकिस्तान की काया पलट हो गई। तो अब पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है कि जिसको ये किंग बना के बैठे थे और बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड बना के बैठे थे, वो किसी मतलब के थे नहीं। वो अब टीम के बाहर है तो टीम अच्छा कर रही है। 3 साल 11 महीने और पता नहीं कितने दिन, कितने महीने, कितने मिनट के बाद पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीता। बहुत बड़ा टाइम है। और ये अवे और होम की बात नहीं हो रही, होम कंडीशंस की बात हो रही, अपने घर में ये नहीं जीते। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अब देखते हैं कि कल के दिन इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करता है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप कमेंट्स कर रहे हो, जिस तरीके से आप सब्सक्राइब कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। बट रुकना नहीं है, अभी और भी आगे जाना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं आपको एक ही मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूँगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर वो आपके घर के आसपास या आपके आसपास आते हैं थोड़े से खाने, थोड़े से प्यार के लिए, तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा प्यार दें। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।